हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। आइए देखते हैं गुडविल किसे कहते हैं। आप सभी कभी ना कभी किसी ऐसे मार्केट में गए होंगे जहां पर बहुत सारी शॉप्स किसी एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे ज्वेलरी मार्केट या क्लॉथ मार्केट, हॉस्पिटल के सामने या उसके आसपास मेडिकल मार्केट या ग्रोसरी मार्केट जहां जनरल स्टोर्स हैं सारे के सारे, स्वीट मार्केट जहां पर सारी स्वीट्स की शॉप्स हैं। आपने ये भी देखा होगा कि उस मार्केट में पर्टिकुलरली एक शॉप ऐसी है जहां पर इन कंपैरिजन विद अदर शॉप्स ज्यादा भीड़ रहती है और उसकी सेल भी ज्यादा होती है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से रीजंस या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे उसकी सेल ज्यादा हो। पहला रीजन हो सकता है कि वो बहुत पुरानी दुकान है। आपने देखा होगा अपने आसपास में कुछ शॉपकीपर अपनी दुकान के ऊपर ये बोर्ड लगाकर रखते हैं कि ये शॉप उनके एंसेस्टर्स ने 50 या 60 साल पहले शुरू की थी और वो अभी भी उसी फैमिली बिजनेस में, उसी ट्रेंड में है। तो ये एक एडवांटेज होता है ओल्ड शॉप होने का। इस तरह की ओल्ड शॉप होने का भी एक एडवांटेज शॉप ओनर को मिलता है और उसके वहां पर थोड़ी ज्यादा भीड़ रहती है। दूसरा रीजन ये है कि वो शॉप पर्टिकुलरली क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करती है। हमेशा जब भी कस्टमर उसके पास जाए तो क्लॉथ मार्केट की दुकान है तो क्वालिटी क्लॉथ्स में डील करते हैं, स्वीट मार्केट में है तो क्वालिटी स्वीट्स में वो डील करते हैं। इसी तरह से वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करते हैं, इसीलिए हो सकता है उनके यहां भीड़ ज्यादा हो। तीसरा रीजन ये होता है कि शॉपकीपर का बिहेवियर अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा है, इसीलिए कस्टमर वहां जाते हैं और उस शॉप से परचेज करने की प्रेफरेंस देते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छे बिहेवियर के कारण शॉपकीपर अपना एक कस्टमर बेस बना लेता है। बहुत सारे कस्टमर प्रेफर करते हैं कि वो उसी पर्टिकुलरली शॉप से परचेजिंग करें। तो एक ये भी रीजन होता है कि इन फैक्टर्स से उसके पास में एक अच्छा कस्टमर बेस है जो न केवल एक बार उसके पास आता है बल्कि जब भी उस प्रोडक्ट की जरूरत हो तो रिपीटेटिवली बार बार वो कस्टमर उसी शॉप पर आता है। तो रिपीटेशन ऑफ कस्टमर जो है वो उस शॉप पर बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण पर्टिकुलरली शॉप की जो सेल है वो इन कंपैरिजन विद अदर शॉप्स ज्यादा होती है। इसे अगर सरल भाषा में कहा जाए तो यह कहा जाएगा कि उस दुकान की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करता है, उसका कस्टमर्स के साथ में बिहेवियर अच्छा है, बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, उसका बहुत पुरानी शॉप है, तो इस तरह से उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। फ्रेंड्स, इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं। गुडविल यानी उस शॉप की रेपुटेशन, उस शॉप की ख्याति, जिसे अब हिंदी में कह सकते हैं, वो इन कंपैरिजन विद अदर शॉप्स ज्यादा है। लेकिन इस गुडविल के ज्यादा होने से होता क्या है? गुडविल होने से उस शॉप पर सेल ज्यादा है और उस शॉप का जो प्रॉफिट है वो इन कंपैरिजन विद अदर्स इन द सेम मार्केट वो ज्यादा होता है। तो गुडविल का सीधा सीधा संबंध किससे है? प्रॉफिटेबिलिटी से। जिस शॉप की गुडविल ज्यादा होगी, जिस शॉप की रेपुटेशन ज्यादा होगी, जहां पर कस्टमर बेस होगा, रिपीटेशन ऑफ कस्टमर्स होंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपैरिजन विद अदर शॉप्स इन द सेम मार्केट ज्यादा होगी। आइए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस develops an advantage of good name, reputation and wide business connections. This helps the business to earn more profit as compared to a newly set up business. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था
एक समय के पश्चात, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम हो सकता है बहुत लंबा भी हो, 50 साल पुरानी भी शॉप हो, या हो सकता है 4-5 साल पुरानी भी हो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोई भी शॉपकीपर अपने गुड बिहेवियर, क्वालिटी प्रोडक्ट और इन सभी से एक अच्छा नाम और रेपुटेशन अपनी मार्केट में बना सकता है। इससे क्या होगा? उससे उसकी सेल बढ़ेगी और सेल के साथ साथ में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, गुडविल का सीधा सीधा संबंध जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी से है। गुडविल ज्यादा है मतलब वो बिजनेस या वो बिजनेसमैन या वो फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म in respect of profits expected in future over and above the normal rate of profits। अब बात यहां पर करंट प्रॉफिट की नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है कि जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसका नाम अच्छा है, जिसकी डीलिंग्स अच्छी है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करता है, जहां लोग प्रेफर करते हैं बार बार जाना, वहां पर उसकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ में उसकी फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपैरिजन विद अदर्स ज्यादा होगी। हम ये मानकर चलते हैं कि वो अभी तो प्रॉफिट कमा ही रही है, लेकिन इन फ्यूचर भी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगी। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब जो मार्केट में अदर शॉप्स है उनसे ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक गुडविल है और यही मॉनेट्रिकल वैल्यू गुडविल कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म्स एंटीसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। जो प्रेजेंट वैल्यू है आगे आने वाली एंटीसिपेटेड अर्निंग की, एक्सेस अर्निंग की, अर्निंग नहीं एक्सेस, जो कि एवरेज से ज्यादा हो, उस अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू को ही हम गुडविल कहते हैं। और एज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू अटैच टू द डिफरेंशियल प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, गुडविल का सीधा सीधा संबंध प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से है, न केवल करंट में बल्कि फ्यूचर में भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो इसका मतलब हम कहेंगे उस फर्म की गुडविल है। गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स एक्स्ट्रा और सुपर प्रॉफिट। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉसेज हैज नो गुडविल। आप सभी जानते हैं कि गुडविल का सीधा सीधा संबंध किससे है? प्रॉफिटेबिलिटी से, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। तो वो बिजनेस जो उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है जितना कि बाकी उसी मार्केट में सभी लोग कर रहे हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, और या फिर वो लॉस इनकर कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस फर्म की गुडविल है। क्यों? क्योंकि गुडविल उसी फर्म की होती है जो एवरेज प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट दूसरे लोग कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमाए। क्योंकि वो सभी फैक्टर्स जो गुडविल एनहांस करते हैं वो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं फॉर अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। Thus, goodwill is the monetary value assigned to advantages of a reputed business in comparison with a new one. It indicates extra earning capacity of business. Goodwill is an intangible assets. Intangible मतलब उसे हम देख नहीं सकते. It cannot be seen, it cannot be felt, it cannot be transported physically. ये इधर उधर नहीं ले जाई जा सकती. Even then, it is a very real and not fictitious. उसके बावजूद भी ये एक रियल एसेट है और कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है. तो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है. फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नेसेसरी दैट इट हैज सम मॉनेटरी और सेलेबल वैल्यू. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या जरूरी है? अकाउंटिंग हम एंट्री किसकी करते हैं? किसी भी मॉनेटरी वैल्यू की या किसी भी ऐसी चीज की जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, उसी की अकाउंटिंग होती है. तो अकाउंटिंग के लिए जरूरी है कि गुडविल की कुछ न कुछ वैल्यू हो, मॉनेटरी वैल्यू हो और सेलेबल वैल्यू हो. द इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म ओवर एंड अबोव इज दैट देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर फर्म्स इन द सेम लोकेलिटी. ओवर एंड अबोव जैसे हम कहते हैं, एक्सेस प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं. एक्सेस किससे? एक्सेस जो नॉर्मली सभी अर्न कर रहे हैं उससे एक्सेस. तो यहां पर हम मानकर चलते हैं कि गुडविल जिस फर्म की है वो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट अर्न करती है. द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म मे बी ड्यू टू
locational advantage, better customer service, possession of a unique patent right, personal reputation of the partner और similar other reasons। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, ये जो फैक्टर्स है वो कुछ भी हो सकता है। ओल्ड शॉप हो सकती है, गुड डीलिंग्स हो सकती है, क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है, गुड कस्टमर बेस हो सकता है उसके पास में कुछ ऐसा पेटेंट हो जो और किसी के पास में नहीं हो, या किसी एक पार्टनर की बड़ी अच्छी रेपुटेशन हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर एनहांसिंग और फॉर बिल्डिंग गुडविल। आइए अब ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न maintaining very good quality in their production will gradually build up reputation which will help them while launching new products. Similarly, trading concern dealing only in good quality products will gradually build up their reputation. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो अपने किसी भी नए प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकती है क्योंकि उसकी गुडविल है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन है। इसी तरह से कोई ट्रेडिंग कंसर्न है जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे स्पाइसेस का बिजनेस है, उसमें अगर वो क्वालिटी स्पाइसेस में डील करते हैं तो उनकी एक रेपुटेशन बिल्डअप होती है जिससे उनकी सेल एनहांस होती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सेकंड है लोकेशन ऑफ बिजनेस। Good location of the business is another favorable factor enhancing the profitability and thereby goodwill of the business। एक अच्छी लोकेशन है उससे प्रॉफिटेबिलिटी और गुडविल दोनों ही बढ़ती है। अब बिजनेस विच इज सेंट्रली लोकेटेड विल नेचुरली अट्रैक्ट मोर बिजनेस एंड मोर प्रॉफिट। जो ऐसी जगह पर कहीं बिजनेस एस्टेब्लिश हो जहां पर लोगों की पहुंच ज्यादा हो तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका बिजनेस, उसकी रेपुटेशन वो भी बढ़ेगी और उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। थर्ड है एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट। अ वेल मैनेज्ड कंसर्न यूजुअली एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। दिस लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। फर्दर द बिजनेस बिल्ड्स अप skill in dealing with their product line, dealing with the client's specific requirements, problems associated with the geographical location of their business, etc. through experience। ये सब चीजें क्या है, किसी पर्टिकुलरली एरिया के क्लाइंट्स की जो क्या प्रॉब्लम्स है, किसी जगह की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा एक्सपीरियंस से ही गेन होता है। Thus, actual experience help develop skill in dealing with similar situation in future। अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपका एक्सपीरियंस उसे आपको सॉल्व करने में हेल्प करता है। विच इज नेचुरली प्रमोट एफिशिएंसी एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस। अगर आप उस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं तो आपकी रेपुटेशन और आपका नाम जो है, आपकी गुडविल बिजनेस की है, वो जरूर बढ़ती है। फोर्थ है मार्केट सिचुएशन। सम एस्टेब्लिश्ड बिजनेस कंसर्न्स मैनेज टू बिल्ड अप देयर पोजीशन नियर मोनोपोली सिंपली बाय बीइंग द फर्स्ट वन इन द मार्केट। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो पहली बार कोई प्रोडक्ट को लेकर आते हैं और उनकी जो पोजीशन है वो एक तरह से मोनोपोली की हो जाती है कि ये सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लेकर आए हैं। दिस enables them to establish its position and to some extent restrict the future competition। उससे क्या होता है कि उनकी एक तरह से मोनोपोली वाली पोजीशन हो जाती है और कुछ हद तक वो आने वाले कंपटीशन को भी रोक देते हैं या उसे कम कर देते हैं। दिस मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कंपटीशन enables the concern to earn high profits which leads to higher value of goodwill। ये सारी कंडीशंस है जो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाती है और उसकी गुडविल भी। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत पहले जब टू व्हीलर स्कूटर लॉन्च हुए थे तो जो बजाज स्कूटर का पहला डीलर था उसे उस चीज का एडवांटेज था कि वो
पर्टिकुलर सिटी का पहला डीलर है उस स्कूटर का, या फिर कोई ऐसा डीलर जिसने पहली बार उस सिटी में मारुति 800 को लॉन्च किया था, तो फर्स्ट डीलर होने का एक मोनोपोली हो जाती है कि जो भी व्यक्ति कार खरीदने जाएगा या स्कूटर खरीदने जाएगा तो वो केवल उसी के पास जा रहा है। धीरे धीरे हो सकता है दूसरे डीलर्स भी बन गए हों, लेकिन उनकी वो जो मोनोपोली टाइप की कंडीशन है वो आगे फ्यूचर में कई सालों तक रहती है और ये उसकी गुडविल को एनहेंस करती है। फिफ्थ है स्पेशल एडवांटेजेस। द फर्म दैट एंजॉयज स्पेशल एडवांटेजेस लाइक इंपोर्ट लाइसेंसेस, यानी किसी एक पर्टिकुलरली चीज का इंपोर्ट लाइसेंस है, उस एरिया में केवल उसी व्यक्ति के पास में है। लो रेट एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसके पास में गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से ऐसा एग्रीमेंट है कि उसको लो रेट पर एश्योर्ड सप्लाई मिल जाएगी, तो उसकी क्या प्रोडक्ट चेन नहीं टूटेगी। या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, उसके पास में प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल का इनपुट है वो एक लॉन्ग टर्म उसने एग्रीमेंट कर रखा है और जो हमेशा उसके पास में आता रहता है, तो उसकी क्या प्रोडक्ट लाइन कभी नहीं टूटती है। वेल नोन कोलैबोरेशंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा एंजॉय हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर उसने अच्छे पेटेंट्स ले रखे हैं या उसके कोलैबोरेशंस अच्छे हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प ने जब शुरुआत की थी तो होंडा के साथ में एक कोलैबोरेशन किया था, तो हीरो होंडा के नाम से जो प्रोडक्ट आते थे, धीरे धीरे वो कोलैबोरेशन खत्म हो गया और हीरो की अपनी एक पहचान बन गई। लेकिन उसने शुरुआत कैसे की थी? एक गुड कोलैबोरेशन के साथ में। लास्ट वन है कस्टमर्स डीलिंग। अ फर्म बिल्ड्स अप इट्स रेपुटेशन over a long period by consistent, good and honest dealing with the customers। ये एक छोटी फर्मों के लिए लागू होता है। अगर वो कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली ऑनेस्ट डीलिंग करती है अपने कस्टमर्स के साथ में, तो उसकी रेपुटेशन में, उसकी गुडविल में जरूर एनहांसमेंट होता है। वंस द कस्टमर स्टार्ट आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस फॉर क्लीन एंड ऑनेस्ट डीलिंग, दे वुड प्रिफर टू स्टे विद द फर्म, विच इन टर्म हेल्प द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। जैसे ही कस्टमर को यह पता चलता है कि ये फर्म जो है वो ऑनेस्ट डीलिंग करती है, तो वो उसके साथ में रहना पसंद करते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे आसपास में ग्रोसरी शॉप में आप कहीं कोई परचेज करने जाता है, कोई चीज को, कोई इडिबल ऑयल लेने जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये ऑयल ठीक नहीं है, आप उसे तुरंत वापस कर देते हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है, उसे ले लेता है और आपको दूसरा प्रोडक्ट दे देता है। अगर उसमें प्राइस डिफरेंस है तो वो पुराना जो प्राइस है वो एडजस्ट कर देता है। तो इस तरह की जो ऑनेस्ट डीलिंग है, जो गुड डीलिंग्स है, वो कस्टमर बेस को हमेशा बढ़ाती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्या जरूरत है कि हम गुडविल को वैल्यू करें या उसका वैल्यूएशन करें। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नॉर्मली The need for valuation of goodwill arises at the time of sale of business। जब भी हम बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, पूरा बिजनेस किसी और व्यक्ति को, तब जरूरत पड़ती है उसकी गुडविल के वैल्यूएशन की। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेस के साथ साथ में अपने बिजनेस की रेपुटेशन, अपने बिजनेस का नाम भी उसे सेल कर रहे हैं। तो उस रेपुटेशन की, उस नाम की, उस मेहनत की जो हमने उस बिजनेस के साथ में की है, गुडविल के रूप में हम उससे वसूल करना चाहते हैं। तो जो भी सेलर है जो अपना बिजनेस सेल करना चाहता है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस उसको जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इट मे ऑल्सो अराइज इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं? इन केस ऑफ चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब भी पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो जैसा हमने पहले देखा है कि किसी एक पार्टनर का जो पहले शेयर था उससे उसका शेयर बढ़ जाता है और दूसरे पार्टनर का शेयर कम हो जाता है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ में उसका गुडविल पर भी शेयर कम हो गया। तो वो ये चाहता है कि अगर मेरा शेयर कम हो रहा है तो मुझे उसका एडवांटेज भी मिलना चाहिए। तो आज की तारीख में फर्म की क्या गुडविल है, उसका वैल्यूएशन ऐसे समय में करना जरूरी हो जाता है कि पार्टनर्स के पास में पहले उसके पास में कितना शेयर था, यानी कि उसके पास में उस फर्म की कितनी गुडविल का हिस्सा था,
और अब उसका गुडविल का हिस्सा क्या हो गया है। सेकंड है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ में फर्म की गुडविल का भी हिस्सा ले लेता है, क्योंकि उसको सारी एसेट्स पर उसका अधिकार हो जाता है। तो एसेट्स के साथ साथ में जो इनटेंजिबल एसेट गुडविल है उस पर भी उसका राइट हो जाता है, वो भी उस फर्म का हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे समय में पार्टनर के एडमिशन पर गुडविल का वैल्यूएशन होना जरूरी है। थर्ड है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जिस तरह से एडमिशन पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी है, उसी तरह से रिटायरिंग पार्टनर भी चाहता है कि उसका जो गुडविल का हिस्सा है वो उसे दे दिया जाए, तो इसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। फोर्थ है इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो रिटायरमेंट पर जो सर्कमटेंसेस है वही डेथ पर भी है, तो उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी हो जाता है। फिफ्थ है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब भी अगर फर्म को एज ए गोइंग कंसर्न सेल किया जाए और फर्म को डिसॉल्व किया जाए तो उस वक्त गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी है, क्योंकि हम परचेजर से उसकी वैल्यू को भी वसूल करते हैं। और लास्ट है इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अगर दो फर्म आपस में अमलगमेट होकर एक बन रही है तो उस केस में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी हो जाता है। आइए अब देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसीडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। बुक्स में गुडविल तभी रिकॉर्ड की जा सकती है जबकि उसके बदले में कुछ पे किया गया हो, या तो मनी में और या उसकी वैल्यू के रूप में किसी और चीज में। अगर हमने पे किया है यानी कि जो परचेज्ड गुडविल है केवल उसी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। देयरफॉर ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और इवन व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, goodwill should not be raised in the books of accounts of partnership firm because no consideration in money or money's worth has been paid for it. Thus, only purchased goodwill should be recorded in the books of accounts. Books of accounts में केवल उसी गुडविल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जिसे हम परचेज करते हैं। तो क्या इन सभी सिचुएशंस में जहां चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या एडमिशन है या रिटायरमेंट है, क्या गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होगा? वैल्यूएशन जरूर होगा, आपस में एडजस्टमेंट भी होगा, लेकिन उसे बुक्स में नहीं लाया जाएगा। यही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। अब गुडविल दो तरह की होती है, जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। एक कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, किसी मार्केट में कोई शॉप है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पुरानी होने के कारण, अच्छी कस्टमर डीलिंग के कारण, क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण, रिपीटेशन ऑफ कस्टमर के कारण जो गुडविल डेवलप करती है उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी वो गुडविल उसने खुद में डेवलप की है अपनी डीलिंग से, एक दिन में नहीं हुआ, उसे डेवलप करने में समय लगा है। लेकिन अगर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस सेल हो रहा हो और उसे कोई दूसरा व्यक्ति परचेज कर ले और उसी नाम से चलाए, तो कस्टमर को क्या लगेगा, ये वही बिजनेस है और उस परचेजर को वो कस्टमर बेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो सेलर है, बिजनेस जो सेल किया है जिसने, वो इस गुडविल के बदले में भी उससे कुछ ना कुछ वसूल करेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है गुडविल का मतलब क्या है, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की क्षमता, एफिशिएंसी टू अर्न दी सुपर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल। तो नॉर्मल से अधिक प्रॉफिट कमाने की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वही गुडविल है। तो उसकी मॉनेट्रिकल वैल्यू वो जरूर वसूल करेगा। तो केवल पेड गुडविल है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा सकती है। आइए इसे एक विजुअल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यह है राम और श्याम, दोनों मिलकर चाहते हैं कि कोई रिटेल बिजनेस शुरू किया जाए। बहुत सोच समझने के बाद में वो एक मेडिकल बिजनेस पर एग्री होते हैं और इस सिलसिले में वो मोहन से मिलने जाते हैं, जिसकी एक मेडिकल शॉप है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। तो उसको एक लोकेशनल एडवांटेज है कि हॉस्पिटल के पेशेंट्स वहां से परचेजिंग करने आते हैं। इसी तरह से उसकी बहुत पुरानी शॉप भी है। मोहन उसे सेल करके कहीं और शिफ्ट होना चाहता है।
और ये दोनों एग्री करते हैं कि हम आपके इस मेडिकल स्टोर को परचेज करना चाहते हैं। उसके लिए वो एक वैल्यू तय की जाती है और वो वैल्यू होती है 15 लाख रुपीस। अब जब कंसिडरेशन पेमेंट की बारी आती है और एसेट्स और लायबिलिटीज की कैलकुलेशन की बारी आती है, तो राम और श्याम देखते हैं कि जो टोटल एसेट्स है उस फर्म की, उस बिजनेस की, वो 19 लाख रुपीस की है और साथ में जो टोटल लायबिलिटीज है वो 6 लाख रुपीस की है। इन दोनों का जो डिफरेंस है नेट एसेट्स वो है केवल 13 लाख, जबकि जो कंसीडरेशन, जो पेमेंट तय हुआ है वो है 15 लाख। तो इन दोनों का जो 2 लाख का डिफरेंस है वही उस शॉप की गुडविल है। अगर राम और श्याम उस बिजनेस को परचेज करते हैं और अपनी बुक्स में एसेट्स को डेबिट करके एंट्री करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं और साथ ही क्रेडिट करते हैं मोहन को भी बिजनेस परचेज के नाम से, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, टोटल लायबिलिटीज 6 लाख और मोहन के नाम से या बिजनेस परचेज के नाम से 15 लाख, टोटल 21 लाख। और डेबिट क्या किया है, केवल एसेट्स को 19 लाख में। तो जो 2 लाख का डिफरेंस है वो फिर से डेबिट होगा, यानी वो फर्म की एसेट होगी इन फॉर्म ऑफ गुडविल। एसेट्स डेबिट 19 लाख, गुडविल डेबिट टू लायबिलिटीज टू मोहन जिसे पेमेंट करना है। और पेमेंट अगर कैश में या इन मनीज कंसिडरेशन में हो, जैसा भी होगा वो अगली एंट्री हो जाएगी। तो इस बिजनेस परचेज के दौरान जो एंट्री करेंगे उसी से वो गुडविल बुक्स में डेवलप हो सकती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में वैल्यू करके रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। आइए अब ये देखते हैं कि गुडविल को किस तरह से वैल्यू किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Since goodwill is an intangible asset, it is very difficult to calculate its value accurately. There are various methods for the valuation of goodwill of partnership firm, and goodwill calculated by one method may differ from the goodwill calculated by another method. Therefore, the method by which goodwill is to be calculated should be decided by the existing as well as incoming partner. In case of admission, अगर incoming partner है तो गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से होगा वो सभी मिलकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उससे जो कैलकुलेशन आती है वो हमेशा डिफरेंट आएगी। आइए देखते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं और उनसे वैल्यू किस तरह से की जा सकती है। There are 3 methods for valuation of goodwill. These methods are as follows. First है average profit method. Second है super profit method. और थर्ड है capitalization method. इन 3 मेथड से गुडविल को वैल्यू किया जा सकता है। आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड value of goodwill is calculated on the basis of average profits of the past few years. यानी पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर वैल्यू की जाएगी गुडविल को। It is assumed that in comparison of new business, these average profit will also available for certain year in future. This way, the value of goodwill is calculated by multiplying the past average profits by the number of future year during which the anticipated profits are expected to occur. The number of years are decided on the basis of past experience and market conditions of the product. This is called number of years purchase of the average profits. तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है हमें फ्यूचर में कितने ईयर्स तक अवेलेबल रहेंगे। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये हमारे एक्सपीरियंस और मार्केट कंडीशन पर बेस्ड होगा। अगर कोई फर्म ये डिसाइड करती है कि पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट उन्हें अगले 5 सालों तक अवेलेबल रहेंगे, तो क्या किया जाएगा इस मेथड में, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाएगा और उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, जिससे कि
अगले 5 सालों तक जितने प्रॉफिट उसे अवेलेबल होंगे उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाए और वही वैल्यू उस फर्म की गुडविल होगी। ये जो एंटीसिपेटेड नंबर ऑफ ईयर्स है उन्हें कहा जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जैसे 3 ईयर्स परचेज, तो 3 ईयर्स परचेज का मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक अवेलेबल होंगे। The above calculation of goodwill is based on the assumption that there will be no change in overall situation of profits for next few years। ये मानकर चलते हैं कि जैसा हमको पिछले सालों में प्रॉफिट हुआ था उसी तरह से नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में भी होगा और मार्केट कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। There are 2 bases for calculating value of goodwill under average profit method। 2 बेसिस हैं, आइए देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट है सिंपल एवरेज और सेकंड है वेटेड एवरेज। तो आइए देखते हैं सिंपल एवरेज क्या है। सिंपल एवरेज मेथड। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों के जितने भी प्रॉफिट है उसका सिंपल एवरेज निकाल लिया जाता है और उसी को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। 2014-15 में 10,000, 15-16 में 12,000, 16-17 में 15,000, 17-18 में 12,500 और 18-19 में 9,000। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the average profits of last 5 years। पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 3 years purchase मतलब 3 गुना अगले 3 सालों तक भी वो एवरेज प्रॉफिट हमें मिलते रहेंगे, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आइए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स क्या है? 10,000, 12,000, 15,000, 12,500 एंड 9,000। इन सबको ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, और ये आता है 58,500 डिवाइड बाय 5 यानी 11,700। ये हमारा पास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स परचेज, यानी ये प्रॉफिट जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक अवेलेबल होंगे। तो टोटल वैल्यू क्या होगी उसकी? 11,700 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 35,100। ये हमारी गुडविल की वैल्यूएशन है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, सिंपल एवरेज मेथड में बहुत ही आसान है गुडविल को कैलकुलेट करना। पास्ट जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट दे रखा है उसे ऐड कीजिए, एवरेज कीजिए, और जितने ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और आपका गुडविल का वैल्यूएशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लेते हैं वेटेड एवरेज मेथड। In case of an increasing or decreasing trend in profits, it is better to give a higher weightage to the profits of the recent year. Hence, it is advisable to work out weighted average based on specified weights like 1, 2, 3, 4 for respective year's profit. However, weighted average should be used only if specified. कभी कभी फ्रेंड्स किसी फर्म के प्रॉफिट्स में एक ट्रेंड देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो लगातार बढ़ रहे हैं या लगातार डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उस केस में अगर सिंपल एवरेज निकाला जाए तो वो एक करेक्ट वैल्यूएशन नहीं देता है। अगर रिसेंट ईयर को हायर वेटेज देकर हम वेटेड एवरेज निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। आइए देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में अगर प्रॉफिट्स दिए गए हों और वेटेज एवरेज निकालते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस फाइंड आउट होता है। हम 2 केस लेंगे, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड का और एक डिक्रीजिंग ट्रेंड का।
यहां हमारे पास में एक टेबल है जिसमें 14, 15 से लेकर 18, 19 तक के प्रॉफिट दे रखे हैं और प्रॉफिट्स हैं 10, 11, 12, 13 एंड 14,000 रेस्पेक्टिवली। ये पर ईयर एक हजार प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और इसी तरह से डिक्रीजिंग ट्रेंड में 14, 13, 12, 11 एंड 10। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सिंपल एवरेज में जो वेट दिया गया होता है वो केवल 1 होता है। तो इस तरह से जो उसका प्रोडक्ट है वो वही होगा जो उसका प्रॉफिट है। तो इन दोनों केसेस में, जबकि इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, उसकी टोटल सिमिलर होती है। और अगर उसका सिंपल एवरेज निकाला जाए तो सिंपल एवरेज यहां पर क्या होगा, 60,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 12,000। तो इस केस में सिंपल एवरेज में हमें यह पता नहीं चलता है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड का प्रॉफिट है या डिक्रीजिंग का। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड का है तो हमें नेक्स्ट फ्यू इयर्स में उस इंक्रीमेंट का भी फायदा मिलना चाहिए, और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड का है तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन होना चाहिए। आइए अब इंक्रीजिंग ट्रेंड में हम डिफरेंट वेट्स को पुट आउट करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहां हमने डिफरेंट वेट्स दे दिए हैं, जैसे फर्स्ट ईयर को 1, फिर सेकेंड ईयर को 2, 3, 4 एंड 5। जो मोस्ट रीसेंट ईयर है यानी 18, 19, उसको हायर वेटेज दी गई है। अब उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 10,000, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2 22,000, इसी तरह से नेक्स्ट 36,000, 52,000 एंड 70,000। वेट की टोटल आती है 15 और प्रोडक्ट की टोटल हमारी आती है 1,90,000। इस तरह से जो वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगा वो होगा 1,90,000 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 12,666.666। उसको हमने राउंड में कर दिया है 12,667। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि सिंपल एवरेज जहां पर 12,000 है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट जो है वो 667 से बढ़ गया है। आइए अब देखते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड में क्या होगा। यहां उसी तरह से हम वेट पुट आउट करते हैं। फर्स्ट ईयर का वेट यानी कि जो ओल्डेस्ट है उसका वेट है 1 और जो लेटेस्ट है उसका वेट है 5। प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं 14,000, 26,000, 36,000, 44,000, 50,000। टोटल वेट है 15 और प्रोडक्ट की टोटल आती है 1,70,000। इस तरह से वेटेड एवरेज क्या आएगा, 1,70,000 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 11,333। यानी कि इसी टेबल में जहां एक तरफ इंक्रीजिंग ट्रेंड है वहां हमारा वेटेड एवरेज बढ़ गया है सिंपल एवरेज के मुकाबले, और डिक्रीजिंग ट्रेंड में सिंपल एवरेज के मुकाबले वेटेड एवरेज कम हो गया है। अब हम निकालते हैं 3 इयर्स परचेज। तो 3 इयर्स परचेज के लिए हमारी गुडविल की वैल्यू सिंपल एवरेज में क्या होगी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 36,000। और इंक्रीजिंग ट्रेंड वेटेड एवरेज में ये होगी 12,667 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 38,000। और डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा 11,333 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 34,000। तो इस तरह से जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड प्रॉफिट्स में देखने को मिलता है तो वेटेड एवरेज मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। लेकिन ये तभी अप्लाई करना है जब स्पेसिफिकली इसके बारे में क्वेश्चन में कहा जाए। चलिए अब वेटेड एवरेज पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द 5 years आर एज फॉलोज। ये फर्म के प्रॉफिट्स हैं 2014-15 ऑनवर्ड्स हैं 10,000, 12,000, 15,000, 12,500 एंड 9,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years बेस्ड ऑन वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो हमने सिंपल एवरेज में सॉल्व किया था। अब यहां इसे हम सॉल्व करेंगे विद वेट्स। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। एक टेबल बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम में ईयर, सेकंड कॉलम में प्रॉफिट, और थर्ड कॉलम में हम वेट देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट 10,000, 24,000, 45,000, 50,000 एंड
45,000। ये टोटल आता है, वेट है 15 और प्रोडक्ट है 1,74,000। फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर तक प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड है और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स डिक्रीजिंग है। पहले 10 से 12 हुआ, फिर 15, उसके बाद में रिड्यूस होकर 12,500 एंड 9,000। तो ये एक तरह से मिक्स्ड ट्रेंड है जिसमें इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। आइए देखते हैं इसका एवरेज क्या होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, 1,74,000 डिवाइड बाय 15, ये आता है 11,600। और जो गुडविल कैलकुलेट होगी 3 इयर्स परचेज, वो होगी 11,600 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 34,800। इसी क्वेश्चन को जब हमने सिंपल एवरेज से सॉल्व किया था तो वहां पर जो 3 इयर्स परचेज जो आई थी हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट की, वो क्या आई थी, 35,100। और यहां जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ट्रेंड का जो मिक्स होकर रिजल्ट आया है, उससे थोड़ा सा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, वो 34,800 है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने ये देखा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को किस तरह से वैल्यू किया जाता है, जिसमें 2 मेथड्स देखे हमने, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इस मेथड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं की गई है, जबकि हमने जब गुडविल डिस्कस किया था तब ये डिस्कस किया था कि गुडविल वो चीज है जिससे हम नॉर्मल से अबव प्रॉफिट अर्न करते हैं। यहां पर जो हमने लास्ट ईयर का एवरेज लिया है उसको टोटल ही अबव मान लिया, यानी हमने ये मान लिया है कि जो अदर कंसर्न है दे आर वर्किंग ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि वो 0 पर वर्किंग कर रही है, इसीलिए जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हमारी गुडविल है। इस ड्रॉबैक को आउटकम करने के लिए जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में एक नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा और जो फर्म का प्रॉफिट है उसे कंपेयर किया जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट के साथ में। वो जितना ज्यादा होगा, जितना एक्सेस होगा, जितना सुपर होगा, उस पर उस फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।